राइट। तो प्रोटेक्टेड सिस्टम, ठीक है। तो मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करके किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को जो उन्हें लगता है कि वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको वो एज अ प्रोटेक्टेड सिस्टम डिक्लेयर कर सकता है। इसका मतलब क्या है, हम आगे और समझेंगे। एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट critical information infrastructure means computer resource the incapacitation or destruction of which, ये आपको लिखना है अपने आंसर में, और हो सकता है बच्चे ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। the incapacitation or destruction of which shall have debilitating impact on very specific grounds: national security, national economy, national public health और safety। वेरी स्पेसिफिक क्लियर कट ग्राउंड्स, ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तभी मानेंगे एक कंप्यूटर रिसोर्स को जब वो डील करता है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सटेंड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, इकोनॉमी पे, पब्लिक हेल्थ पे या सेफ्टी पे। तभी वेरी स्पेसिफिक फोर ग्राउंड्स, तभी किसी एक कंप्यूटर रिसोर्स को आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हो और बोल सकते हो ये एक प्रोटेक्टेड सिस्टम है। अब आइए सबसेक्शन 2 पे। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ठीक है, बाय ऑर्डर इन राइटिंग ऑथराइज द पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस प्रोटेक्टेड सिस्टम्स नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 1। एक बार किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स को आपने प्रोटेक्टेड सिस्टम डिक्लेयर कर दिया, फिर सरकार बताएगी कौन कौन ऑथराइज्ड लोग हैं जो उस प्रोटेक्टेड सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति उस प्रोटेक्टेड सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ऑथराइज करती है कि कौन उस प्रोटेक्टेड सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ सबसेक्शन 3 पे। Any person who secures access or attempts to secure access to a protected system in contraventions of the provision of this section shall, ध्यान से, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। 10 years, 10 साल तक की सजा, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, मतलब फाइन भी मैंडेटरी है और 10 साल की सजा, 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई भी या तो एक्सेस करता है प्रोटेक्टेड सिस्टम को बिना ऑथराइजेशन के या एक्सेस करने की कोशिश भी करता है। तो ये वन ऑफ द वेरी रेयर प्रोविजंस जहां पे अटेम्प्ट और ऑफेंस को बराबर ट्रीट किया जा रहा है और एक समान ऑफेंस, एक समान पनिशमेंट का प्रावधान क्रिएट किया गया है कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है या एक्सेस करता है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी देना पड़ेगा। तो बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है। फाइनली सबसेक्शन 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर सच प्रोटेक्टेड सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे रूल्स और रेगुलेशन बनाती रहेगी कैसे कैसे सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है जिससे ये प्रोटेक्टेड सिस्टम्स जो हैं, जो कि क्रिटिकल है हमारी कंट्री के सर्वाइवल के लिए, वो प्रोटेक्टेड रहें और गलत लोग इसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। सेक्शन 17, इस पे हो सकता है आपके लिए शॉर्ट नोट आ जाए तो इसको आप अच्छे से लिखना अपने एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 70A पे। बहुत ही प्रोसीजरल सा है, पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आप बोर हो जाओ बट पढ़ना तो है ही, प्रोसीजरल है तो क्या हुआ, ठीक है। नेशनल नोडल एजेंसी, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोटेक्टेड सिस्टम जो हमने प्रोटेक्टेड सिस्टम पढ़ा था वहां पे ये याद रखना, जो टर्मिनोलॉजी यूज है बच्चों वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है। नेशनल नोडल एजेंसी सबसेक्शन पर, the central government may by notification in the official gazette designate any organization of the government as a national nodal agency in respect of critical information infrastructure protection। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है वो किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकती है कि ये नोडल एजेंसी रहेगी इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि प्रोटेक्टेड सिस्टम डिक्लेयर किया गया है अंडर सेक्शन 70। नोडल एजेंसी मतलब एक ऐसी एजेंसी जो उसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके डीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगी टुवर्ड्स द वर्ल्ड, ठीक है। सबसेक्शन 2,
The national nodal agency designated under subsection 1 shall be responsible for all measures including research and development relating to the protection of critical information infrastructure. ये जो नोडल एजेंसी बनाई जाएगी सबसेक्शन 1 के अंदर उसके लिए प्रोटेक्टेड सिस्टम के लिए, वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य में रहेगी। और किसके रिगार्डिंग होगी रिसर्च और डेवलपमेंट? उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। Finally, subsection 3, the manner of performing functions and duties of the agency referred to in subsection 1 shall be such as may be prescribed. तो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर रूल बताती रहेगी कि ये नोडल एजेंसी किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से फंक्शन करेगी। ठीक है, तो ये नोडल एजेंसी के रिगार्डिंग हो गया सेक्शन 70A। फाइनली हमारा लास्ट सेक्शन है हमारे कोर्स का, हमारे सिलेबस का, दैट इज सेक्शन 70B। इट टॉक्स अबाउट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं उन्होंने बहुत कॉमनली इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए देखा होगा, खास करके जब लास्ट बार चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, जब पबजी वगैरह बैन हुए थे, तो यही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने रिकमेंड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे आर थ्रेटनिंग टू आर सिक्योरिटी और उनको बैन किया जाए। तब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आ गई थी अथॉरिटी। ठीक है, तो इसको हम सर्टिन भी बोलते हैं पॉपुलरली। ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रेस्पॉन्स। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, इंसिडेंट रेस्पॉन्स, यही इसका जिस्ट है। अब पढ़ो सबसेक्शन 1। The central government shall, by notification in the official gazette, appoint an agency of the government to be called Indian Computer Emergency Response Team। ठीक है, इसको SC सर्ट, अगर आप एग्जाम में CERT भी लिख के आओगे तो चलेगा। ठीक है, सर्ट। ठीक है, सबसेक्शन 2, the central government shall provide, just a second, सबसेक्शन 2 मतलब सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करने के बाद एक सरकारी एजेंसी बनाएगी जिसको हम सर्ट बोलेंगे। ठीक है, सबसेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द एजेंसी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 विद अ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, एंड सच अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये जो एजेंसी है उसको डायरेक्टर जनरल नाम की एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी जो उसको रेगुलेट करेंगे, हेड करेंगे, और बाकी के जो एम्प्लॉइज हैं वो जैसा सरकार को ठीक लगे वो वैसा करेगी। Subsection 3, the salary and allowances and terms and conditions of the Director General and other officers and employees shall be such as may be prescribed। कि क्या टर्म्स होंगे, क्या उनका पीरियड होगा सर्विसेज का, कितनी सैलरी होगी, कितने अलाउंसेस होंगे, सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। Subsection 4, Indian CERT team shall serve as the national agency for performing the following function in the area of cyber security। ये मेन चीज है, अगर क्वेश्चन आता है सर्ट पे तो सबसे पहले बच्चों आप सबसेक्शन 4 लिखना, बाद में बाकी की चीजें लिखना। ठीक है, कि सर्ट का बेसिस क्या है, रीजन क्या है, क्यों बनाई है, क्या क्या फंक्शन करेगा। पहला फंक्शन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट्स। ठीक है, वो जितने भी हमारे देश के अंदर साइबर क्राइम्स के इंसिडेंट्स हैं या जो भी बदमाशी के इंसिडेंट्स हैं उनको कलेक्ट करेगी, उनको एनालाइज करेगी और उनके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में डिसेमिनेट करेगी। पहला काम। दूसरा, फोरकास्ट एंड अलर्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। यहाँ पे वो पहले से बताएगी कि ये हो सकता है, सरकार को सचेत करेगी कि आप हमारी किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स पे खतरा है, अटैक हो सकता है, जैसा कि उन्होंने टिकटॉक वाले बैन के टाइम पे किया था, अलर्ट कर सकती है। ठीक है, सी, पर इनकी जो रिकमेंडेशन होती है दे आर नॉट बाइंडिंग, वो सरकार ही रोल लेती है फाइनली। सी, इमरजेंसी मेजर्स फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंट सिचुएशन है तो जो इसको ठीक लगता है उसको करने के लिए, उसको उसके रिपरकशंस को कम करने के लिए ये मेजर्स ले सकती हैं। डी, कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट्स रेस्पॉन्स एक्टिविटीज। जो भी नेशनल लेवल पे जो भी साइबर क्राइम के खिलाफ या साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ जो एजेंसियां, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, E, issue guidelines, advisories, vulnerability notes, white papers relating to information security practices, procedures, prevention, response and reporting of cyber incidents। ये समय समय पे गाइडलाइंस बताएगी, जो चीजों के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन करेगी, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करोगे। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा डेटा मिल जाएगा
कि हमारा एज फार एज साइबर सिक्योरिटी इज कंसर्न क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, किन किन चीजों से हम डेली लेवल पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली एफ, सच अदर फंक्शन रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर इन 5 फंक्शंस के अलावा अगर सरकार कोई और भी इनको फंक्शन देना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दे सकती है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका सबसेक्शन है जो आपको अपने आंसर्स में लिखना ही लिखना है। अब आ जाइए सबसेक्शन 5 पे। द मैनर ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द एजेंसी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये सारी चीजें कैसे करी जाएंगी, क्या रूल्स फॉलो होंगे, वो सारा सरकार बताएगी। Subsection 6, for carrying out the provisions of subsection 4, the agency referred to in subsection 1 may call for information, ये important power है, इसको underline कर लो, may call for information and give direction to the service provider, intermediaries, data centers, body corporate and any other person. किसी भी समय पे अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन की जरूरत है सर्ट को, वो किसी भी इंटरमीडिएरी को जिसके भी पोजेशन में वो इंफॉर्मेशन है उसको फ्रीली मांग सकती है, तभी तो वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर पाएगी, ठीक है। अब आ जाओ सबसेक्शन 7 पे। Any service provider, intermediary, data centers, body corporate or person who fails to provide the information called for or comply with the direction under subsection 6 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to only 1 year. 1 year को अंडरलाइन कर लो, और with fine, यहाँ पे और है, जरूरी नहीं है फाइन लगे, यहाँ हो सकता है कि फाइन भी लगा दे और फाइन 1 लाख रुपए तक आएगा, तो बहुत जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो बहुत कम है। तो सर्ट के पास पावर है, वो किसी भी इंटरमीडिएरी से या जिसके पोजेशन में इंफॉर्मेशन है मांग सकती है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी मना करती है, सपोर्ट नहीं करती है, इंफॉर्मेशन नहीं देती है, तो उनको 1 साल तक की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन किया जा सकता है, ठीक है। और फाइनली सबसेक्शन 8 व्हिच इज द लास्ट सबसेक्शन, इट रीड्स नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेंट मेड बाय एन ऑफिसर, ठीक है, बहुत ध्यान से। No court shall take cognizance of any offense under this section except on a complaint made by an officer authorized in this behalf by the agency referred to in subsection 1, ठीक है। तो कोर्ट की जो पावर है कॉग्निजेंस लेने की इन सारी चीजों के रिगार्डिंग, जो हमने ए से लेके एफ तक चीजें पढ़ी थी जो परव्यू में आती है सर्ट के, इसके रिगार्डिंग कोई भी कोर्ट किसी भी इंसिडेंट का या किसी भी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक कि एक ऑथराइज्ड ऑफिसर इसी एजेंसी का, सर्ट का ही कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर कोर्ट के सामने बोलता नहीं है कि हाँ आप ले लो या वी आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसीडिंग। अदरवाइज कंप्लीटली जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की इन डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, इन इश्यूज के रिगार्डिंग एक्सक्लूड कर दी गई, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 70 बी था जो सर्ट को हमारे बताता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पावर्स। कोई क्वेश्चन है आपका सेक्शंस के रिगार्डिंग, आप पूछना चाहते हो? इसका मतलब इट हैज गॉट ओवरराइडिंग पावर्स है। ओवरराइडिंग पावर्स, या सर मोर ओवर मुझे तो लग रहा है कि ओवरराइडिंग पावर तो है ही है। द पर्टिकुलर सबसेक्शन व्हिच इज नंबर 8 ऑफ सेक्शन 70 बी, इट अगर ये इन्फ्रिंज कर दे हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तब फिर आप वहां जाओ, वो क्या नाम है, रिट पिटीशन फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या फिर स्पेशल नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। हाँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ी ना लगता है ना ये। सुप्रीम कोर्ट में तो आप फंडामेंटल राइट लेके जा ही सकते हो रिट पिटीशन के लिए एट एनी टाइम, ओके, बट नॉर्मल कोर्ट नहीं जा पाओगे, ठीक है। हाँ, तो हमारा सेक्शंस के रिगार्डिंग सफर खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, मैं वैसे वीडियो डाल दूंगा, अगर आप दोबारा देखना चाहो तो जरूर देखना। और ये जो बातें मैंने बताई है ना आपको, तो वो आप जरूर अपने एग्जामिनेशन में लिखना, वरना मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको क्या नाम है 2 केस बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से पढ़ाऊं। मेरे को कुछ नहीं है, मैं 6 भी बता दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि अब मेहनत कर रहे हैं हम दोनों लोग, तो उसका फल निकल के आए आपके एग्जाम के रिजल्ट में। पहला केस है श्रेया सिंगल का। श्रेया सिंगल का केस आता ही आता है एग्जाम में, तो मैं इसको डिवोट करूंगा कम से कम 10 मिनट तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रेया सिंगल का केस हमारे हार्ट के कुछ ज्यादा ही क्लोज है, क्योंकि जो श्रेया सिंगल हैं वो हमारी ही फैकल्टी से आती हैं और उन्होंने काफी अच्छा फाइट किया इस चीज के लिए। तो इस केस में क्या हुआ है कि थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हमारे कंट्री में हर चीज ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है थोड़ी बहुत।
हमारे यहाँ इसमें क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बट हैं, आपको शायद अंदाजा होगा किसकी बात मैं कर रहा हूँ। उनकी डेथ हो जाती है मुंबई में। उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं भारत बंद टाइप का। भारत बंद मतलब वो मौर्निंग रखते हैं ना, ऑफिशियल मौन कर रहे हैं, तो बंद कर दिया उन्होंने मार्केट वगैरह और चीजें, ऑफिसेस वगैरह। तो एक लेडी है, लड़की है, उन्होंने फेसबुक नहीं, किसी पर्टिकुलर इंटरमीडियरी पे उन्होंने पोस्ट डाल दिया। उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया कि दिस इज नॉट राइट, कि हम अपना आपने चक्का जाम कर दिया है बिकॉज समवन हैज डाइड, तो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, गुड पॉलिटिक्स। और इस तरीके से उन्होंने छोटा 1-2 लाइन का ऐसा लिख दिया है दैट शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा उन्होंने किसी को पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। उस पोस्ट को किसी एक दूसरी लेडी है उसने लाइक किया है, बस इतना सा चीजें हुई हैं बच्चे। और दोनों लेडीज को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हो जाता है सोसाइटी में कि ये क्या हो रहा है, कि अब आप मतलब किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के बारे में बोलना छोड़ो, आप उनके एक्शंस के बारे में कुछ क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। तो दिस इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। उस टाइम के अगर आप एक्सेस, मुझे बहुत शौक है, तो अगर उस टाइम की आप सर्च करो जो एडिटोरियल्स आ रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, तो आपको मजा आएगा कि कितने अच्छे अच्छे लोग आर्गुमेंटेशन कर रहे थे। अब पता नहीं क्या हो गया, वो जील थोड़ी कम हो गई है इंडियन सिटीजन्स में, आई डोंट नो व्हाई, बट उस टाइम पे आप देखो आपको बहुत खुशी होगी कि जो जो चीजें लोग लेके आ रहे थे सामने। तो जो इसमें जिस बेसिस पे अरेस्ट किया गया था, जो प्रोविजन लगाया गया था, दैट वाज सेक्शन 66A। और मैं आपको बोलूंगा, दिस जजमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इज द रिजल्ट ओनली ऑफ पब्लिक प्रेशर। ठीक है, इतना ह्यू एंड क्राई हो गया था। सेक्शन 66A के बेसिस पे अरेस्ट किया गया था, इसलिए हमको सेक्शन 66A को समझना जरूरी है। सेक्शन 66A मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया था, इसी केस का मैं हेल्प कर रहा था, इसलिए प्लीज अपने डायरेक्ट में आप सेक्शन 66A खोल लो। और ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, तो बिल्कुल भी आप हाफ हार्टेड अप्रोच ना रखें। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ऑफेंसिव मैसेजेस को अंडरलाइन कर लो। Any person who sends by means of a computer resource or a communication device. A. Any information that is grossly offensive और हैज मिनांसिंग कैरेक्टर। इन चीजों ग्राउंड्स को अंडरलाइन करते रहना और आपको एग्जाम में लिखनी है। पहला, ग्रॉसली ऑफेंसिव को अंडरलाइन करो, मिनांसिंग कैरेक्टर को अंडरलाइन करो। बी, एनी इंफॉर्मेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स, फॉल्स को अंडरलाइन करो, बट फॉर द पर्पस ऑफ केजिंग अनोयंस, अनोयंस को अंडरलाइन करो, इनकन्वीनियंस को अंडरलाइन करो, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हार्ट्रेड और इलविल, इन सारे पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करो इंडिविजुअली और ये सारे लिख के आना। Persistently by making use of such computer resource or a communication device. C. Any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing annoyance and inconvenience. फिर से underline करो, annoyance or inconvenience, or to deceive or to mislead. Deceive को underline करो, mislead को underline करो, the addressee or recipient about the origin of such messages. अब आपने समझ लिया कि क्या क्या एक्शन प्रॉफिट कर रहा है। अब देखिए, पनिशमेंट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन। ठीक है, 3 साल की सजा भी होगी और फाइन भी हो सकता है। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन का बेसिस क्या ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी को यूज करके, कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके कुछ भी ऐसा बोल रहा है जो कि एक ग्रॉसली ऑफेंसिव है या मिनांसिंग कैरेक्टर का है या वेरी इंपॉर्टेंट अनॉय करता है किसी को या इनकन्वीनियंस करता है किसी के लिए, ये 4 ग्राउंड पकड़ते हैं। ठीक है, क्या 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 क्या, ऑफेंसिव है, मिनांसिंग कैरेक्टर का है, अनॉय अनॉय कर रहा है लोगों को, इनकन्वीनियंस कर रहा है। ये 4 ग्राउंड अगर ऐसा कुछ कर रहा है, जो कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके और वो उसका कॉन्सिक्वेंस इन चारों चीजों में से कोई एक हो रहा है, तो उस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट सेक्शन 66A इज ट्राइंग टू से। इसका डायरेक्ट और क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है बच्चों सेक्शन हमारा आर्टिकल 19 से। ठीक है, जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट है, अभी हाथ में है या फोन में खोल सकता है, तो प्लीज आर्टिकल 19 का 2 खोलिए, जिसमें ग्राउंड्स हैं
रेस्ट्रिक्ट करने के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। कोई खोल सकता है आर्टिकल 19(2)? Yes, sir. Wait for a minute. ओके, आर्टिकल 19(2). आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। वो हर हमारे सिटीजन के पास राइट है, वो जो चाहे वो बोल सकता है। बस ये भी एक अनकंट्रोल्ड और एब्सोल्यूट पावर नहीं है, इस पे कुछ कंडीशंस हैं जो हमारा आर्टिकल 19(2) लगाता है। अब देखेंगे हम वो क्या कंडीशंस हैं कि किसी की स्पीच और एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जी बताइए धीरज, क्या क्या ग्राउंड्स है कंट्रोल किया जा सकता है? Nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. Insofar as such law impose reasonable restrictions on the exercise of right conferred by the said subclause in the interest of sovereignty and हाँ, अब integrity of इसको India. ये जो ग्राउंड्स है ना धीरज, एक एक करके लाउडली एक एक करके स्टॉप लेके बताना। हाँ जी, पहला ग्राउंड Sovereignty and integrity of India, ठीक है, the security of the state, ओके friendly relations with the foreign state, ओके public order, ओके decency or morality, ओके or in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offense. ओके, ठीक है। ये ग्राउंड्स हैं जो हमारा संविधान लिख के दे रहा है कि खाली इन्हीं ग्राउंड्स पे आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ओनली ऑन दिस ग्राउंड्स एंड नो अदर। क्या कहीं आर्टिकल 19(2) में ग्रॉसली ऑफेंसिव लिखा हुआ है, मेनांसिंग कैरेक्टर लिखा हुआ है, एनोयंस लिखा हुआ है, इनकन्वीनियंस लिखा हुआ है, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हार्ट्रेड, इलविल, कुछ भी लिखा हुआ है? जब आप कंप्यूटर रिसोर्स का यूज करके कुछ बोलते हो, व्हाट आर यू डूइंग? अपने आप को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हो। दिस इज योर एक्सप्रेशन, योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a). जस्ट बिकॉज आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, उसकी वजह से आपका जो नेचर है, जो एक्ट का आपका जो नेचर है, वो तो बदल नहीं जाता बच्चे। इट इज स्टिल योर एक्सप्रेशन जो कि प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। और आर्टिकल 19(2) आपको स्पेसिफिक ग्राउंड बताता है, और कितने हार्ड ग्राउंड्स है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन रिलेशंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, और यहाँ पे अनोयंस। मैं कुछ अगर आज कुछ भी पोस्ट डाल दूं, कुछ भी, मैं खाली भगवान जी का भी फोटो डाल दूंगा ना, तो भी किसी ना किसी को तो अनोयंस होगी, किसी ना किसी को तो इनकन्वीनियंस होगी, तो मुझे जेल में डाल दोगे। ट्रू नो? तो बिकॉज ऑफ द वाइडनेस ऑफ दिस सेक्शन 66(a) और कंप्लीट इडियोक्रेसी, जो ग्राउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंप्लीट इडियोक्रेसी की, इसका एसेंशियल मतलब क्या है कि जिसको चाहे सरकार पकड़ सकती है, क्योंकि किसी ना किसी को तो ये सारी चीजें होंगी। इलविल कैसे डिटरमाइन करोगे? इलविल, हार्ट रेट, एनिमिटी, डेंजर, इंसल्ट। तो these grounds are alien as far as grounds for regulating freedom of speech and expression is concerned. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर लैंग्वेज में बोला, बहुत ज्यादा डांट लगाई जिसने, जब ये स्टैट्यूट जिसने फ्रेम किया है, और ये बोला गया कि ये ग्राउंड्स बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं है। क्लियरली सेक्शन 66(a) हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करता है, और ये जो 2 लेडीज हैं जिनको आपने अरेस्ट करके लाए हो, इनका आपने फंडामेंटल राइट वायलेट किया हुआ है। और इस केस का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि सेक्शन 66(a) है जो उसको स्टक डाउन कर दिया गया। इट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, ठीक है। पर आप ये देखिए, सरकार की अड़ियलता देखिए, नॉट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, जस्ट गवर्नमेंट्स इन जनरल। इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट 5 years आई गेस, अभी तक ये स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। इट हैज नॉट बीन स्टक डाउन, मतलब इट हैज बीन स्टक डाउन लीगली बाय द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट इट स्टिल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। दिस जो हम कल बात कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी रेस्पेक्टेड,
This is the prime example of Supreme Court's judgment not being respected. It still forms part of the statute. और जो एजेंसी है, जब लोगों को एक्सपर्टीज दिया जाता है, दे आर स्टिल टॉट दिस सेक्शन. ठीक है, तो आपको अपने एग्जामिनेशन में क्या लिखना है? आर्टिकल सेक्शन 66A was struck down because the grounds that were provided, यही लिखना, the grounds that are provided in section 66A for committing a particular offense under this section are not recognized under Indian Constitution. आप एक कंपैरिजन करना आर्टिकल 19(2) के ग्राउंड्स को और आर्टिकल सेक्शन 66A के ग्राउंड्स को. 66A के सारे याद नहीं हो रहे तो आप 3-4 याद कर लो. अनोयंस, इनकन्वीनियंस, इंसल्ट, डेंजर, ये सब तो हो जाएंगे आपको. उनको आपस में ऐसे लिखना, सामने सामने एक टेबल बनाना, सामने सामने लिखना कि एक भी ऐसा ग्राउंड नहीं था जो हमारे संविधान का पाठ करता हो. तो इसको स्टक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. इट इज अ वेरी बिग जजमेंट जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फर्दर प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, तो ये श्रेया सिंघल केस था. किसी को कोई क्वेश्चन है श्रेया सिंघल से? ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, तो आप बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आज का जो हमारा लास्ट केस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा. ये भी बहुत हाई प्रोफाइल केस है. इसमें क्या है, जो हमारे रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम है इस केस का. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है, 2014 की जजमेंट है. इसमें क्या हुआ है कि मैं आपको थोड़ा सा इंस्टांस बता देता हूँ. एक वेरी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है नीरा राडिया जी. उनके क्या हुआ कि कुछ जो हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी या अथॉरिटीज थी जो इस चीज पे नजर रखती हैं, वहां से कुछ उनको टिप मिला कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन विद नीरा राडिया. ठीक है, उन्होंने होम सेक्रेटरी को कांटेक्ट किया दैट देयर इज समथिंग फिशी और हम चाहते हैं कि इनकी जो फोन है उनको इन पे नजर रखी जाए, हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं और हमको अलाउ करो, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, इमरजेंट सिचुएशन है, हमको नीरज राडिया जी का फोन टैपिंग का परमिशन दो. फिर होम सेक्रेटरी ने फाइल घुमाई, फिर चीजें हुई, सीबीआई की रिकमेंडेशन आई, ये सारी चीजें जो ऑफिशियल प्रोसीजर है उससे हमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है. आपको बस ये याद रखना है कि वो जो परमिशन है वो दे दी गई सरकार के द्वारा. जब वो परमिशन दे दी गई तो नीरज राडिया जी के शायद 19 या 29 फोन कनेक्शन से इंक्लूडिंग हर ऑफिशियल फोन्स सबको टैप कर लिया गया. अब ये जो टैपिंग का एक्टिविटी था, इट वेंट ऑन अराउंड फॉर 1 ईयर, 1 साल तक ये चला. ठीक है, अब उसमें काफी चीजें, काफी कन्वर्सेशन ऐसी थी जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल थी. ऑब्जेक्शनेबल इन द सेंस जिसमें उनमें बात हो रही थी, इट वाज समथिंग अबाउट करप्शन, समथिंग अबाउट 2G स्कैम जो उस टाइम पे उठा. ये सारी चीजें 2008-9 में हो रही हैं जब 2G स्कैम का आने ही वाला है, अभी हुआ नहीं. ये दिस स्टार्टेड फर्स्ट, नीरा राडिया का फोन टैपिंग स्टार्टेड फर्स्ट, 2G स्कैम केम लेटर. ठीक है, उसका मतलब नॉलेज बाद में हुआ. उसमें काफी प्रोमिनेंट लोगों की बात हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है. उसमें एक रतन टाटा जी भी हैं, इनफैक्ट अंबानी जी की भी बात हो रही है, और काफी मतलब किसका नाम मैं लूं, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो. और वो थोड़ी सी डिस्क्लोज नहीं की है कन्वर्सेशन, मतलब अब तो, पर उस टाइम पे वो कन्वर्सेशन जो उसकी कॉपीज थी, वो जो मतलब ये जो थी ऑब्जेक्शनेबल कॉपीज थी, स्पेसिफिकली वन रिगार्डिंग रतन टाटा, वो लीक हो गई मीडिया हाउसेस में. आपको पता है ना, सबको पता है, ये सारी चीजें होती हैं हमारी कंट्री में. तो वो मीडिया में लीक हो गई और बहुत वो उसका अटेंशन पाया, बहुत लोगों ने अपने अपने ओपिनियन बनाए जिससे रेपुटेशन पे बहुत हर्ट हुआ. ठीक है, तो रतन टाटा जी थोड़े से मायूस हो गए. फिर मतलब वो हमारे से इतना रिलेशन नहीं है, फिर क्या हुआ उसकी इसी की वजह से फिर 2G स्कैम भी प्रोमिनेंस में आ गया. ठीक है, फिर वो सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज्यादा हाइप पकड़ लिया इस चीज ने कि विच स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंपल फोन टैपिंग एंडेड इनटू समथिंग, की सरकार गिरने की नौबत आने लगी थी उस टाइम पे, इस लेवल का पोजीशन होने लगा था. तो उस सिनेरियो में जो हमारा केस है वो यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाता है कि हम अब फोकस करेंगे बस रतन टाटा जी पे. रतन टाटा जी हैप्पी नहीं है, वो बस इस चीज से हैप्पी नहीं है कि जो जो ये मीडिया में कन्वर्सेशन लीक हो गई है, वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो मेरा प्राइवेसी का राइट है वो आपने वायलेट कर दिया है. अगर कुछ था ऑब्जेक्शनेबल, कुछ भी गलत सही था, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है, उसको इन्वेस्टिगेट करते. अगर मुझको कल गिल्टी पाते, मैं सजा पाता, मैं जेल जाता, मैं फाइन भरता, बट नो वन हैड द राइट
टू डिसेमिनेट दैट टू द पब्लिक, जब तक कि उस पे जुडिशियल स्क्रूटिनी जिसकी नहीं हुई है, जुडिशियल डिसीजन आया नहीं है। आपको पता है मीडिया ट्रायल कितने समय से इशू रहा है हमारी कंट्री का, तो वो प्राइवेसी की गुहार लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 32 के अंदर कि उनका आर्टिकल 21 वायलेट कर दिया है, और वो उन्होंने सबको लपेटे में लिया है, सारी एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, प्लस मीडिया हाउसेस को। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये उठा कि ये जो फोन टैपिंग का जो बात थी कि ये फोन टैपिंग जो ऑथराइज किया गया था, वाज इट अलाउड और इज फोन टैपिंग इन वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी और नॉट? तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, हाँ, फोन टैपिंग इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे आर्गुमेंट करे गए थे सरकार की तरफ से भी, बोल रहे थे फोन टैपिंग प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हो सकती है क्योंकि वी इंडल्ज इन पब्लिक डीलिंग, हर चीज वो कह रहे हैं कि प्राइवेसी को हमको ये सब ये पुट्टास्वामी की जजमेंट अभी आई है, तब हमने प्राइवेसी को इतना प्रोमिनेंस दिया 2018 में। उससे पहले प्राइवेसी को जो सरकार का इंटरप्रिटेशन था वो कोशिश करती थी कि प्राइवेसी मतलब होता है कि विच इज वेरी पर्सनल टू योर, मतलब आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपकी पर्टिकुलर बॉडी से रिलेटेड है, मतलब इट इज नॉट समथिंग जो बहुत ज्यादा आगे तक एक्सटेंड होना चाहिए। और आज भी सरकार उसी चीज को, पॉइंट को बार बार एम्फेसाइज करने की कोशिश करती है डिफरेंट जजमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो सरकार यही कह रही थी कि प्राइवेसी इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच रिलेटेड टू योर ओन पर्सनालिटी, योर ओन फैमिली, इट इज नॉट, इट डज नॉट एक्सटेंड टू योर कमर्शियल डीलिंग्स। तो फोन टैपिंग जो करे गए थे, इट वाज नॉट इन, फोन टैपिंग इन जनरल शुड नॉट बी इन अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, इट शुड ओनली वायलेट राइट टू प्राइवेसी जब फोन टैपिंग इज ऑफ सच अ नेचर, जब आप कोई बहुत ही ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति से निकाल रहे हो। यहाँ पे ऐसा हमारा एम नहीं था, ना ही किसी प्रकार की पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने पब्लिक करी है, भले ही कोई है, वो भी कमर्शियल डीलिंग से रिगार्डिंग है। तो ये प्राइवेसी का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो सरकार चाह रही थी कि कोर्ट फोन टैपिंग को इन जनरल राइट टू प्राइवेसी का पार्ट ना बनाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला फोन टैपिंग clearly falls within the purview of right to privacy, क्योंकि when you converse, चाहे उस conversation का कुछ भी पर्पस हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, there may be a combination of that also. So how are you going to determine what is commercial, what is personal? तो उससे और ज्यादा इशू होंगे जो सरकार सजेस्ट कर रही है, तो वो feasible नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, फोन टैपिंग इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, फोन कन्वर्सेशंस आर अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। अगर आप उनको टैप करना है तो आपको यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्रोसीजर, क्योंकि आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है, इट सिंपली सेज दैट एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और एक्सेप्ट अगर उस चीज को अगर आपको हिंज करना है तो यू हैव टू गो बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर आपको किसी की फोन कन्वर्सेशन पे हिंज करना है तो जो टैपिंग की परमिशन है, इट मस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो किया कि किस तरीके से आपको परमिशन लगी, क्या-क्या आपने चीजें फॉलो करी, क्या-क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उसमें काफी लूप होल्स थे। इट डिपेंडेड वेरी मच ऑन द डिस्क्रिशन। वो चीज अभी भी है, वो चीज अभी भी हटी नहीं है। आईटी एक्ट में भी उस चीज को डाल दिया गया कि इट मोर और लेस स्टिल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द पोजीशन जो प्रोसेस एग्जिस्ट करते थे ऑथराइजेशन देने के लिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो फोन टैपिंग है वो इन इटसेल्फ राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है या नहीं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए बोला और गाइडलाइंस फ्रेम करी कि हाँ, फोन टैपिंग अगर आप ऑथराइज करते हो तो व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। अगर आपको बच्चों गाइडलाइंस देखनी है तो मुझे लगता है आपके बेयर एक्ट में अगर केस दिया है तो लास्ट का पेज देख लीजिएगा, अदरवाइज इंडियन कॉपी, इंडियन कानून से या फिर और किसी पर्टिकुलर उससे आप डाउनलोड करके गाइडलाइंस स्पेसिफिकली देख लीजिएगा कि क्या क्या थी, क्या क्या, जैसे सीबीआई के ऑफिसर्स क्या करेंगे या किस प्रकार से रिक्वेस्ट होगी। तो जो एसेंशियल इस केस का एम है और जिस इस केस को आपको कहाँ पे घुसाने की कोशिश करनी है, जब राइट टू प्राइवेसी की बात हो विज़ टेक्नोलॉजी, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन are a part of privacy of a particular person, and if you want to hinge on that you have to go according to the procedure established by law। और वो procedure established by law guidelines के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया था इस केस से। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है रतन टाटा से?
कुछ पूछना चाहते हो आप आज की क्लास के बारे में? हमारे पास अभी 4 मिनट है, आप कुछ पूछना चाहते हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अरुण समझ आ रहा है आपको? रेंडी जी समझ आया? धीरज? सर आई एम गुड, मुझे कुछ नहीं पूछना आज। रेंडी जी आपको समझ आया जो बताया मैंने आपको आज? हाँ हाँ सर, बहुत मजा आया आज की क्लास में। और आज हमें पता लगा कि इंटरमीडिएट्स की पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फिक्स की थी कि उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बट आज की क्लास में पता चला कि इंटरमीडिएट्स को भी ब्लेम किया जा सकता है और बिल्कुल उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। हाँ, और बहुत हाई पनिशमेंट है। बहुत हाई भी है सर, 7 साल की भी है सर। धीरज ऑल गुड? बच्चे सब समझ में आया? Yes, sir. अब हमारा Perfect. बहुत छोटा सा पार्ट रह गया सिलेबस का, बहुत छोटा सा। इट विल नॉट टेक मोर देन आई विल से 40 मिनट्स एक जूम की क्लास। तो हम लोग मंडे को उसको पहले कर देंगे। और इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो हमको लेबर लॉ पढ़ना है तो मेरे को आप सिलेबस शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे जो मुझे पढ़ाना हाँ है, जी, ठीक है, एक वीक के हाँ हिसाब। जी मिश। ओके सर। चलो फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे आप लोग। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।